तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कास इंडिया क्या है। कास इंडिया इज़ ए कैंपेन अगेंस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये प्रोग्राम कुछ ऐसे ही लोगों ने किया है जिनको ये बीमारी है, परेशानी है, और वो इस कैंपेन को इस इसलिए करना चाहते हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ें। जितने भी मरीज हैं वो एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे का हेल्प करें। ह्यूमन डिजीज या बीमारी, जो भी बीमारी होती है, वो जब आपस में बात करते हैं, और ज़्यादातर जो मरीज आपस में बात करते हैं तो बहुत हद तक उसका हल निकल आता है। और कभी-कभी जो टिप्स एक को काम आती है तो दूसरों को भी काम आती है। एक दूसरे का हौसला बढ़ता है। तो ये कास जो कैंपेन है, ये आई थिंक बहुत ही अच्छी है। और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम अ, इस तरह के मरीजों के लिए सरकार से जो भी मदद है उसको पाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए एक इतना बड़ा कैंपेन अ, खड़ा कर देंगे, तो हम सब मिलकर ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो लगता है कि शायद हम सक्सेसफुल होंगे। प्रॉब्लम आपको सभी को है, पता है कि क्यों इसमें ज़्यादातर लोग अ, बीमार होते हैं। इसमें खुद का कोई दोष नहीं, जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, और वो जीन कब एक्टिवेट होता है, उसके क्या रीज़न है, वो सब पीछे जो डॉक्टर्स आए थे, उन लोगों ने आपको समझाया होगा इसके बारे में कि क्या-क्या रीज़न है, क्यों ऐसे होता है। तो आज हम आपको उस तरह की बातें करेंगे जो हमारे जीवनचर्या की बातें होती हैं, जिससे कि हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और ख़ास तौर से इन दिनों में जब एक बहुत बड़ी महामारी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये कोविड है या कोरोना वायरस है, इससे एक बहुत अ, बड़ा डर पैदा हो गया है। पूरे समाज के अंदर एक इतना बड़ा डर है, और ये डर हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है, और माइंड से जब इफ़ेक्ट करेगा तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस से बहुत सारे ऐसे लक्षण आते हैं शरीर में और दिमाग में भी, जो कि कई तरह की बीमारियों को और एग्रीवेट कर देता है और उनको बढ़ा देता है। तो इसलिए ये जो डर है या ये जो फ़ियर है, साइकोलॉजिकल फ़ियर है, उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि हम उसे कैसे डील करें, और इस तरह की जो बीमारियाँ आती हैं, उनसे वो क्यों आती हैं और उनसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब हम थोड़ा-थोड़ा चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें कोविड के बारे में, या फिर कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन से संबंधित, या जो चल रहा है उसके संबंधित आप अपने से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड जो है, ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, और इस तरह के जो वायरसेस हैं वो हमारे अ, विश्व भर में कई तरह के इस तरह के वायरसेस हैं जो आते रहे हैं, और कुछ नॉर्मली हैं, मौजूद हैं। एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। इसमें कैटेगरी है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह के कैटेगरीज हैं जो स्पीसीज हैं इसकी, कोरोना वायरस की। और इसमें जो बीटा ग्रुप है वो एनिमल के अंदर ज़्यादा होता है, और वो जो वायरस एनिमल के अंदर होता है, वो कभी-कभी जब ह्यूमन के संपर्क में आता है तो उसमें कुछ चेंज आ जाता है। और वायरस के अंदर ये आरएनए वायरस है, जैसे आपने सुना होगा डीएनए, आरएनए, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर तो बड़े वो हैं, कंपोनेंट हैं, आरएनए और डीएनए। तो जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है,
तो उसमें ये समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा, कि सिर्फ हम न्यूक्लियस के अंदर भी, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड उस तरह का एक वायरस है, और वो आंखों से तो दिखता नहीं, तो उसका जो साइज है वो इतना छोटा है कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये जो आरएनए वायरस है, ये कभी कभी अपने आप को बदल लेता है और एक नए रूप में आ जाता है। तो ये जो कोरोना कोविड 19 जो डिजीज बनी, कोरोना सार्स वायरस 2019 में चाइना के अंदर ये पहली बार आया। तो उसमें जो इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन ऐसा मानते हैं कि एनिमल से आया। तो ये बीटा जो ग्रुप है वायरस का, वो एनिमल में कॉमन होता है, वो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर जंप कर सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। तो जब उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ज्यादा हो, और वो फिर ह्यूमन के अंदर आ गया, ह्यूमन के अंदर उसने इन्फेक्शन किया, और फिर वो जो इन्फेक्शन हुआ वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जब कोई भी इन्फ्लेमेशन या बीमारी होती है, तो उसके साइन सिम्टम यूजली खांसी होती है, जुकाम होता है, सांस में तकलीफ होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो खांसी करते हुए वो फिर निकलता है। तो खांसी करेंगे या स्नीज करेंगे, छींकेंगे, तो उसमें वो वायरस हमारे कणों के अंदर जो कण होते हैं उसके अंदर वो बाहर आता है। तो बाहर वो इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट करता है, और उस क्षेत्र में जहाँ पर आपने खांसी की या जहाँ आपने स्नीज किया, वहाँ पर अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी है, नॉर्मल आदमी है, वो अगर उसको इनहेल कर ले या सांस में ले ले, या उसके मुंह पर सीधा चला जाए या आंख में चला जाए, तो वहां पर वो वायरस फिर अपना प्रोसेस शुरू करता है, इन्फेक्शन शुरू करता है। तो एक से दूसरे को इस तरह से फैलाता है। लेकिन जो ये वायरस है, ये उसी व्यक्ति में पनपता है कि सबसे पहले ये सेल के अंदर जाएगा, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स होते हैं उसमें ये जाके इनबेड करता है। और उसका जो न्यूक्लियस है, जो उसमें डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जाकर ये अपने आप को बढ़ाता है। तो उसके डीएनए को यूज करके अपने कई सारे और अपनी कॉपियां बनाना शुरू करता है, और उस सेल को मार देता है। तो जब सेल के अंदर वायरस घुसता है, तो इमीडिएटली हमारा बॉडी उसको मान लेता है कि यहाँ पर कुछ अलग से कोई सेल आ गया या कोई दुश्मन आ गया। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता, जैसे एंटीबॉडीज हैं या सेल्स हैं, वो वहां पर अटैक करते हैं, उस सेल के अंदर अटैक करते हैं। तो अपने ही सेल को वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर कोई दुश्मन है और इसको हमें खत्म करना है। जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, और उस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वो इम्यून सिस्टम के ऊपर बेस करता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, या एग्रीवेटेड है, या खराब है, या कहना चाहिए उसमें कुछ गड़बड़ है, तो हम इस तरह का रिएक्शन जो होते हैं वो नहीं हो पाते, ठीक से नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये बताना मैंने इसलिए आपको जरूरी समझा कि हमारी जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी कुछ इम्यून से रिलेटेड, या कुछ हमारे जो मसल्स एंड टेंडन और उसके सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे रिलेटेड है, जो अपने ही सिस्टम को या अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो वो जो ऑटोइम्यून टाइप में डिजीज है, उसी की तरह की ये बीमारी होती है। लेकिन हमारा इन्फेक्शन कैसे अब दोनों मिलकर आपको और क्षति पहुंचा सकता है या और आपको परेशान कर सकता है, वही आज का मुद्दा। हमने सोचा कि हम आपसे बात करें कि ये कोविड जो चल रहा है, हर व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हो जाएगा, आज नहीं कल, नेक्स्ट ईयर सबको ये इन्फेक्शन होना है, हमारे आसपास के लोगों को होना है। तो हम अपने आप को कैसे बचाएं, और अगर हो गया है तो हम किस तरह से उससे उभर के आए। तो इन्फेक्शन का चांस हमारे को है, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति कोई एंटीबॉडीज ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है।
जब हमारे अंदर इन्फेक्शन होगा तभी वो उस तरह की एंटीबॉडीज बनेगी जो उसको कोविड या उस वायरस को मारने की क्षमता या उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है। इसमें मैंने जैसे बताया साइन सिम्टम आपको रेस्पिरेटरी होते हैं, लेकिन अगर ये लंग को पूरा इन्वॉल्व करे तो निमोनिया हो जाएगा। और निमोनिया एक ऐसा है, जैसे आपको पता है कि किसी व्यक्ति को अगर निमोनिया होता है तो उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। उसमें हमारे लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, एल्वेलाई जो होते हैं उसमें पानी या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं और वो भर जाता है। उसमें जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ये तकलीफ होती है हमारे को। और ये देखा गया कि ये जो निमोनिया हुआ, या फिर अगर आपको ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी, आपको हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन है, या आपको स्ट्रोक है, या फिर डायबिटीज मेलाइटस है, तो इसमें इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज होता है और उसकी वजह से हमारे को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा लगे। जैसे आपने सुना होगा, एचआईवी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती थी जिसके अंदर इम्यून सिस्टम कम होता था। तो जो जितने भी वायरसेस हैं वो ज़्यादातर अटैक करते हैं ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोगों में जो जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादातर बीमारी उन लोगों को ज़्यादा घातक होती है, या उनमें ज़्यादा मौतें होती हैं या साइन सिम्टम ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई साइन सिम्टम्स हों, या जैसे कार्डियक या किडनी की बीमारी, या फिर कोई डायबिटीज, या फिर कोई और सीओपीडी, और या फिर आपको इनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर ऐसी है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए भी हमारे को ध्यान देना है कि जो ऑलरेडी जिनको इस तरह की बीमारी है, तो उनको चांसेस इस इन्फेक्शन के होने के, और फिर उसमें मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी, लाइक उसमें घातक होना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है, उसको और दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है इस इन्फेक्शन होने का और खतरनाक होने का। तो ये तो रहा कोविड के बारे में। कोविड का बारे में और आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हम अगर कोई एंकाइलोजिंग का पेशेंट है तो वो अपने आप को किस तरह की जीवन शैली रखे जिससे कि उसको कम से कम इन्फेक्शन हो, और या उसको उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे। तो मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, और जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी इफेक्ट करता है, वो भी आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा और आपको ज़्यादा बीमार करेगा, और इन्फेक्शन के चांस भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है अल्कोहल का। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, ये देखा गया है, रिसर्च के अंदर देखा गया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अल्कोहल लेने वाले लोगों को ज़्यादा बोन की डिफॉर्मिटी होती है, या बोन के अंदर जो उसमें चेंजेस हैं या डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होता है, या उसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होगा, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो अल्कोहलिक लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसा माना गया है कि जो अ, जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो कम से कम अल्कोहल लें, ना लें बहुत ही अच्छा है। लें तो सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी बताई गई है वो आपकी 1 पैक और मैक्सिमम 2 पैक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रेगुलर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सोशल जो अल्कोहल है उसमें लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से अगर ना लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा हैं। अल्कोहल एक ऐसी सब्सटेंस है जो दिमाग और शरीर को दोनों को नाश करती है। तो उसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बीमार और अधिक परेशानी में आता है, और उसका इम्यून सिस्टम डगमगाता है और गिरता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्कोहल ना लें। दूसरा है टबैको, जो
दूसरा बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लेते हैं। हमारे देश में लगभग 30% के करीब जो एडल्ट हैं वो टबैको का सेवन करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में स्मोकिंग करते हैं या फिर चबाते हैं। ये टबैको के अंदर अ, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस हैं जो शरीर के हर अंग पर, हर ऑर्गन पर इसका असर पड़ता है। चाहे वो दिल हो, चाहे आपकी धमनियाँ हो, चाहे आपका लंग हो, चाहे आपका दिमाग हो, हर बॉडी के अंग पर या बॉडी के पार्ट पर टबैको का असर पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं और आप टबैको भी लेते हैं तो वो डबल खतरा है, और इसमें इम्यून सिस्टम भी खराब होता है। तो ये मान लीजिए कि टबैको भी एक तरह का कर्स है, या कहना चाहिए बहुत ही खतरनाक हमारी आदत है, जिसको छोड़ देना ही अच्छा है। इसमें इतनी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इतनी तकलीफ होती है। तो अगर हम देखें टबैको यूजर्स को या स्मोकर्स को, तो पता चलता है कि उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट है कि हम इसको छोड़ दें। और अगर कोई इसका एडिक्ट है तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते इसको, इसके तरीके हैं, इसका इलाज भी है। और आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं और आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो हम दूसरी बीमारी को क्यों अपने अंदर लेके आए। तो टबैको यूज इटसेल्फ इज ए बीमारी, इज ए डिजीज। तो इसलिए दोनों का मिश्रण हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कोविड या कोरोना वायरस ऐसे लोगों में ज़्यादा ग्रसित होगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आपका लंग ऑलरेडी इसमें इन्फेक्ट होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्ट होता है। आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो सीलिया हैं, जो अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलियाज होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। हमारे अल्वेलाई भी डिस्टर्ब होते हैं। और इसके अंदर वायरस अगर इन्फेक्ट करे तो कहना चाहिए दोनों मिल गए, दोनों और ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, लंग को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो दोनों का होना ठीक नहीं है। तो अल्कोहल ना लें, टबैको का सेवन ना करें, किसी भी तरह की टबैको इसमें ठीक नहीं है। तीसरी चीज जो देखी गई हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जो जोड़ है या जो हमारी बोन्स हैं या जो जितने भी मस्कुलर मूवमेंट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि ऐसा ऐसा उनमें फिक्सेशन शुरू होता है। तो मूवमेंट बहुत जरूरी है। अब अगर मूवमेंट नहीं करोगे तो आपको पेन नहीं होगा, तो आप कम से कम मूवमेंट करेंगे। तो आप ऐसा ऐसा और उस तरफ को चले जाते हैं जहां पर जोड़ फिक्स हो जाते हैं और आपकी मूवमेंट खराब हो जाती है। तो क्या है कि ये आपको एक तरह का इनएक्टिव बनाती है। इनएक्टिव में लाइक आप काम नहीं कर रहे हो, बैठे हो घर में, तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ ओबेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, घर में रहेंगे। अगर आपको डिप्रेशन भी साथ में हो जाए या आपको खाने का शौक है, तो इन 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 इनएक्टिविटी जो होती है वो सबसे बड़ा रीजन होता है ओबेसिटी का, मोटापन का। और मोटापन इटसेल्फ इज ए बीमारी, एक तरह की बीमारी है वो, जिसकी वजह से बहुत सारी और बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनके सीधे लिंक है ओबेसिटी से। इसलिए इनएक्टिविटी को बिल्कुल नहीं होने देना, ओबेसिटी को नहीं होने देना। तो ये तीन ऐसे बड़े कॉज हैं, रीजन है। अगर आप इनको छोड़ देते हैं, ये आपको कोविड से भी बचाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और साथ में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी हेल्प करते हैं। और भी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिससे कि हमारे अंदर कोविड नहीं होगा। और वो है हमारा खान पान, डाइट कैसी है। आपको पता होगा आपके लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम जो होता है वो आपको दूध की चीजों से मिलता है, तो आप मिल्क प्रोडक्ट लेंगे ज्यादा,
सॉरी, अगर आप रेगुलरली मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपको मिल रहा है, और जो कि 1000 मिलीग्राम आपको कैल्शियम लेना चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और थोड़ा बढ़ जाता है। उसी तरह से आपकी विटामिन डी है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जो आपकी सन से ज़्यादा मिलती है, तो आपका सन का एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। तो डाइट आपकी कैल्शियम युक्त होनी चाहिए, और आपकी और दूसरे विटामिन हैं वो भी होने चाहिए। तो देखा गया कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन साथ में विटामिन एंड मिनरल्स ये आपके होंगे, तो उसको बैलेंस कहते हैं। वो बैलेंस डाइट अगर लेते हैं, हर रोज लेते हैं, तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, और हमारा हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो डाइट का आपको ध्यान रखना है। तो आप ये देखिए कि हमारे को टबैको छोड़नी है, अल्कोहल छोड़नी है, साथ में आपको एक्टिव रहना है, आपको व्यायाम करना है, और तीसरा आपको अच्छे से डाइट लेंगे। ये 4 ऐसी चीज़ हैं जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। 5वीं जो चीज़ है, वो है हमारी स्लीप, और स्लीप या सोना, है ना? अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, और हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कई गुना बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे उसमें स्ट्रेस का कंपोनेंट होता है। आपके बहुत सारे एंडोर्फिन्स और चीज़ें निकलती हैं, आपको केमिकल निकलते हैं, सोने में आपका दिमाग एकदम शांत होता है। तो वो जो स्ट्रेस है वो कम होता है इसमें। तो डेफ़िनेटली स्लीप का होना बहुत ही ज़रूरी है, और अच्छी स्लीप और सफिशिएंट स्लीप, उसको बोलते हैं डीप गुड स्लीप, एट लीस्ट फॉर 6-7 hours, 9 hours, समथिंग लाइक दैट, डिपेंड ऑन द एज। तो आपको अच्छी स्लीप अगर लेते हैं तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। आपकी बहुत सारी जीवन में चेंजेस आते हैं अगर आपकी स्लीप बहुत अच्छी है। तो ये 5वां एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी इफेक्ट करेगा, साथ में कोविड से लड़ने की ताकत को भी आपका इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट जो हमारे को इम्पोर्टेंट चीज़ इस कोविड के दौरान लगी, जो हर व्यक्ति को हम बता रहे हैं, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, या उनमें ऑलरेडी कोई बीमारी है जो कि इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। इसलिए उसको उनको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन बना के रखनी है। हाइजीन का मतलब है रेगुलर जो अपना नहाना धोना रेगुलर होना है। दूसरा, आपको जो बताया जा रहा है इस वक्त में कि आप बाहर ना निकलें, है ना? बाहर अगर निकलते हैं तो आप अपने हाथों को अपने मुंह पर ना लगाएं, मास्क लगाएं। तो ये जो पॉइंट है ये सारे आपको देखने हैं कि किस तरह से आप उसको रखें, क्योंकि आपको इन्फेक्शन से बचने का एक यही तरीका है कि एक तो बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जितना मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी, उतने ही चांसेस आपके होते हैं कि आपको इन्फेक्शन किसी से लग जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि, है ना, मोबिलिटी कम रखें। मोबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज ना करें या अपना वो व्यायाम ना करें। मोबिलिटी का मतलब कि आपको भीड़ वाली जगह में नहीं नहीं जाना है, या बाहर ऐसे नहीं निकलना जहाँ पर इन्फेक्शन होने के आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि आप जब भी इस भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप अपने आप को मास्क लगाएं, है ना? मास्क लगाने से क्या है कि कोई व्यक्ति अनजान में आपके ऊपर खांस देता है, तो वो इमीडिएटली जो फेस के ऊपर कण आकर गिरते हैं वो आपका सेव कर लेता है मास्क, इसलिए आपको शायद थोड़ा फायदा हो उससे। और अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि दूसरों को भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो डेफिनेटली कोविड आपको हो सकता है। उम्र का मतलब आपका 60 से ऊपर है तो आपको कोविड हो सकता है, और वो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए आपको इन दिनों में घर पर ही रहना है ना? तो पर्सनल हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स ये बहुत ज़रूरी है आपको।
और हाथ बार बार धोने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज इधर उधर छूते रहते हैं तो आप ध्यान रहे कि आपने कोई अनजाने में ऐसी जगह पर हाथ लगाया जहां पर इंफेक्शन लगा हो, तो आप अगर ध्यान रखें कि वो हाथ धो लें, तो हाथ धोने का भी आपको तरीके मालूम होंगे। अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल है कि आपको कम से कम 20 सेकंड 20 सेकंड तक अपना हाथ साबुन और पानी से धोना है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर बहुत अच्छे अच्छे जो केमिकल आ रहे हैं वो नहीं, एंटीसेप्टिक चीजें जरूरत नहीं। सिंपल आपका साबुन और पानी इज है ना सफिशिएंट टू किल दैट वायरस। क्योंकि साबुन के अंदर लिपिड को डाइल्यूट करने का, डिटर्जेंट डाइल्यूट करता है लिपिड को। और जो वायरस का जो सतह है या जो उसका वॉल है वो लिपिड से ही बना हुआ है। तो जैसे ही डिटर्जेंट उस पर लगता है वो वैसे ही टूट जाती है, वॉल टूट जाती है और वायरस खत्म हो जाता है। तो साबुन लगाएं 20 मिनट तक पूरे एरिया में जहां जहां आपका हाथ है, जैसे उंगलियों के बीच में, पीछे, और ये क्रीजेस के अंदर आपको जो है कलाई पूरा, अंगूठा, तो इन चीजों को आप पूरा करके और फिर पानी से धोएं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ही हाथ धो लिया तो इन्फेक्टेड बना रहेगा और फिर हमें गलत फहमी होती है कि शायद हम ठीक है और हमारे को कुछ ना हो। तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। डिस्टेंस इसलिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति अगर आपके 1 मीटर दूर खड़ा है, अगर वो खांसता है तो वो आप तक, उसका जो खांसने का जो कण है जिनको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, ये एरोसोल्स हैं, ड्रॉपलेट आप तक नहीं पहुंचे। अगर स्नीज करता है तो वो थोड़ा थोड़ा दूर तक जाता है, लेकिन आप 1 मीटर तक उससे दूरी रखें या उससे ज्यादा रखें तो और भी अच्छा है। तो इतना दूर रहेगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर अगर गलती से कोई खांस दे तो आपके चेहरे पे नहीं आएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग या डिस्टेंसिंग का ये कंसेप्ट है कि हम थोड़ा दूर रहें, जिससे कि पर्सन टू पर्सन जो इन्फेक्शन हो रहा है वो हमारा ना हो। और जो मास्क लगाने का तरीका है कि आप देखें कि पूरा फिट हो मुंह के ऊपर, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ लगा दिया, दोनों तरफ से आपकी हवा जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छा मास्क, बहुत कीमती ना हो, बट कॉटन का मास्क डबल लेयर का, है ना, बहुत ठीक है। उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको बहुत कीमती मास्क लगाने का। तो आप अपने आप को रखें। अगर आपको खांसी वांसी है तो डेफिनेटली आप रखें, क्योंकि दूसरों को भी नहीं फैलना चाहिए आपसे किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन। उसी तरह से हर व्यक्ति अगर करे तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको रोक सकते हैं। और तीसरा मैं ये चाहूंगा कि जो लोग थोड़े उम्र में ज़्यादा हैं, 60 साल 70 साल से ज़्यादा हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कई तरह के इन्फेक्शन होने की, जैसे कि फ्लू है। अब वो फ्लू को बचाने के लिए हमारे पास में फ्लू की वैक्सीन आती हैं। और भी कई तरह की वैक्सीन हैं जो ओल्ड में या यंग में, या कहना चाहिए हमारे को लगनी चाहिए। तो टाइम टू टाइम अगर वो लगती रहती है, फ्लू वैक्सीन लगती रहती है, तो डेफिनेटली उसको कम चांसेस हैं कि उसको फ्लू होगा। फ्लू होगा तो उसको इम्यून डिस्टर्ब होता है, और इम्यून डिस्टर्ब होगा तो वो फिर आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे भी असर पड़ता है। तो कहना चाहिए अगर आप अपने जीवन को या जीवन शैली को बहुत अच्छे ढंग से जिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो जो हमारा इफेक्ट ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमारे जीवनचर्या को और या क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने का जो वो है मतलब कि मापदंड है, उसको वो अच्छा कर सकता है। तो इसलिए ये जरूरी था मुझे बताना कि हमारे को कैसे लाइफ जीनी है। और कोविड के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, कोविड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे उसको अपने अपने से दूर रखें या बचाएं, या ये डेफिनेटली किसी ना किसी रूप में आएगा आपको। तो जितना आप बच सके अच्छा है, जितना वो कम से कम आपको इफेक्ट कर पाए, या आपकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो अ, बहुत ज़्यादा सीवियर ना बने, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो यही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मुकेश जी, मुकेश चंद जी, हेलो।
हेलो। या एक क्वेश्चन है, इज कोरोना लिविंग और नॉन लिविंग? या कोरोना वायरस इज ए यू नो लिविंग सब्सटेंस, लेकिन ये इसका लाइफ हमेशा किसी न किसी रूप में किसी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो सेल नहीं है तो ज़्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रह सकता, है ना। तो जैसे ये सरफेस है, हमारा स्टील है या किसी कार्डबोर्ड है या फिर हैंडल्स हैं, उसके ऊपर अगर वायरस लगा तो वायरस को जिंदा रहने के लिए हमारा सेल चाहिए या बढ़ने के लिए न्यूक्लिक एसिड चाहिए। अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो वो विद इन फ्यू आवर्स डिफरेंट डिफरेंट वो है कि किस, अगर डंप है या पानी है उसमें या फिर कोई लिक्विड है उसके अंदर, वो ज़्यादा टाइम तक जी सकता है लेकिन मरेगा वो, है ना। उसके लिए डेफिनेटली लिविंग सब्सटेंस जरूरी चाहिए। तो इट इज एक्चुअली यूजिंग द सेल लाइफ टू लिव फर्दर, यू नो। अगर वो नहीं है तो वो जिंदा नहीं रहेगा। या एक क्वेश्चन है, केसेस इन इंडिया आर ऑफ लो ग्रेड विथ लो लेस सिम्टम, इज इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोरोना इज डाइंग ऑन डेथ, हाउ सून इट विल बी ओवर? या इसके कुछ भरत नागपाल जी, इसके कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं हमारे पास में, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं कि जैसे जैसे ये इन्फेक्शन लोगों के अंदर आता है, तो जिस जिस व्यक्ति में ये इन्फेक्शन हो गया उस उसमें दोबारा होने के चांसेस कम है। कुछ स्टडीज ऐसे शो करती हैं कि अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, हो सकता है कि उसको जो एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनी है वो 6 महीने रहेंगी या 1 साल रहेंगी, ये कुछ नहीं पता। लेकिन डेफिनेटली उसको एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज कितनी सक्सेसफुल होंगी उसके बारे में अभी और स्टडी चल रही है। तो डेफिनेटली ये है कि वो व्यक्ति दोबारा इन्फेक्शन होने में टाइम लगता है। तो कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति को एक बार इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो सब क्लिनिकल हो या एसिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो, दोबारा होने में टाइम लगेगा। तो और डेथ का ये है कि फॉर्चुनेटली हमारे देश में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर। और उसका एक रीजन जो हमें लगता है वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है, और ये वायरस यंग पॉपुलेशन में कम डेथ कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये नहीं कि हमारे देश में। लेकिन जो ऐसे देश हैं जैसे कि इटली है या अमेरिका है या फिर और दूसरे जैसे आपका स्पेन या और दूसरे जो देश हैं वहाँ पर, फ्रांस है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन है वो हमारी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे बताया कि ओल्ड पॉपुलेशन में ज़्यादा लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन डेथ करता है या मोर्टेलिटी ज़्यादा करता है, इसलिए वहाँ पर डेथ ज़्यादा हुई, है ना। हमारे यहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन बहुत कम है, 10%, 11%, 12%। वहाँ पर 25%, 30% के करीब ऐसे ओल्ड पॉपुलेशन है। तो इसलिए हम थोड़े से लकी हैं इस मामले में कि हमारा यंग पॉपुलेशन है, इसलिए डेथ कम है। अदरवाइज तो इन्फेक्शन सभी को होना है। अ, खत्म करने के लिए कोई दवा बन रही है क्या? प्रीतम यादव जी, आपने बताया, आपने पूछा कि कोई दवा बन रही है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें आपका HLA-B27 में इफेक्ट आता है। तो जीन में जब हमारे जीन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर जीन को चेंज करने का एक तरीका चाहिए, है ना, जो अभी बहुत ही लाइक रिसर्च के फेज में है। रिसर्च से प्रैक्टिस में आने में सालों लग जाते हैं। आपको अगर याद हो तो एडवर्ड जेनर ने हमारे जो स्मॉल पॉक्स की पॉक्स वैक्सीन बनाई थी, काउ पॉक्स वैक्सीन से उसने वैक्सीन बनाई थी, और वो 1700 के अंदर, 1750 या 60s के अंदर बनाई थी। कहना चाहिए स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट होने में, जबकि हमारे पास वैक्सीन बन गई थी और फिर अच्छी बनने लगी,
तो उसको 150 साल के करीब आपको लगे कि हम स्मॉल पॉक्स को खत्म कर पाए। और वो सिर्फ एक ही ऐसी डिजीज है जिसके लिए हम कह सकते हैं, अदरवाइज और भी एक दो छोटी मोटी बीमारियां हैं। लेकिन एक एक गिनी वॉर्म है जो बहुत ही खतरनाक हुआ करता था, वो भी हम उसको इरेडिकेट कर पाए बाई नॉट वैक्सीन, बट हमारे जीवन जीने के तरीके से हम कर पाए। तो उसी तरह से जितना हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, इसके कारण को समझेंगे, तो जेनेटिक है, अब जीन को मैनिपुलेट करना है, तो वो हमें समझ में आ रहा है कि भाई मैनिपुलेट करना है, लेकिन उसकी जो टेक्निक्स है उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए सालों लग जाता है। तो वो सब प्रोसेस चल रहा है, और हो सकता है कि हम फार्माकोलॉजी में ऐसी दवाएं बन रही है जो बहुत ही स्पेसिफिक सेंटर पे जाके एक्ट करती हैं, तो टारगेट ओरिएंटेड ड्रग्स बन रही हैं, लेकिन वो आने में टाइम लगेगा, है ना। जैसे कि आपने देखा कि जो HIV की ड्रग्स हैं उनको बनने में टाइम लगा, बहुत पैसा उसमें लगा, लेकिन बनने में टाइम लगा। अब वो हमारी बनी है, वैक्सीन अभी भी नहीं बनी, है ना। इतना पैसा लगाने के बाद में भी अभी हमारे हमारे को कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए HIV के लिए। हमारे पास दवाएं हैं, तो हमारे को पॉजिटिव और सोच रखनी चाहिए, साथ में विश्वास रखना चाहिए मेडिसिन के ऊपर, मॉडर्न सिस्टम के ऊपर, कि डेफिनेटली हम उस तरफ कारगर हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं कि उसमें शोध नहीं हो रहा है। राज जाखर ने सवाल पूछा है कि सर, इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? अ, ये जो जितना मैंने बताया, देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो, जैसे कि आप मानिए टाइफाइड, है ना। टाइफाइड होती है आपकी साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है जब खाते हो या पानी पीते हो, और वो आपको टाइफाइड करता है। उसके लिए हमारे पास में मेडिसिन है, और वो मेडिसिन जब देते हैं तो वो टाइफाइड के बेसलाई पे जाकर अटैक करता है और उसको मारता है, और उसके लिए हमारे को 7 दिन से 10 दिन लगते हैं, है ना। बहुत ही आसान है कि भाई बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो गया, उसको मारना है ना। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन अगर हम कहें कि डायबिटीज की बात करें, तो डायबिटीज में ब्लड शुगर थोड़ा चेंज होता है, और वो फिर हमारे सेलुलर लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है उसमें, सेलुलर लेवल पे अगर चेंज आती है तो दिक्कत ये आती है कि अब उसको रिवर्स करने के लिए टाइम लगता है ना। और एक बार परमानेंट चेंज आ जाए तो फिर वो जिंदगी भर रहता है। तो हम जो डायबिटीज है, हम परमानेंटली लाइफ लॉन्ग हम दवा लेते हैं, है ना, उसको कंट्रोल रखने के लिए। उसी तरह से हाइपरटेंशन है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उनके लिए हमें लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ को उस तरह से चेंज करना पड़ता है, कहना चाहिए लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। तो इसके अंदर भी ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप मान के चलिए कि कोई इसका परमानेंट इलाज, यही इलाज है कि आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है ना। ये सोचना कि कोई दवा मिलेगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमारे को अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करना है इस तरह से कि वो अपने आप में ऐसी हो जाए कि जिससे कि कम से कम हमारी तकलीफ हो, है ना। जो डायबिटीज वाले पेशेंट है या हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट हैं, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अगर वो दवा ना लें तो आपको पता चल सकता है कि कितनी तकलीफ हो सकती है उनको। उसी तरह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दवाएं हैं, फ्यूचर में और अच्छी दवाएं आएंगी। तो हम अगर अपनी जीवन शैली को बदलनी है, उसमें कहते हैं भाई नमक ज्यादा ना खाओ, आप अपने आप को व्यायाम करते रहो, है ना, शुगर को आपको कंट्रोल रखना होता है, ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आप उसी तरह से देखें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सर क्या हम प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, जैसे मिल्क, दाल आदि? प्रोटीन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि एक आपको बैलेंस डाइट की जरूरत है।
अलग से प्रोटीन आप लेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रोटीन भी खतरनाक होती है, ज़्यादा फैट भी खतरनाक होता है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी खतरनाक होती है। तो बैलेंस चाहिए। और अगर आपको बैलेंस नहीं समझ में आता तो डाइटिशियन के पास जाएं, और वो आपका जैसे जीवन चल रहा है उसके हिसाब से वो आपको डाइट प्लान करके देंगे। उस डाइट प्लान को आप समझें और पूरे हफ्ते का डाइट प्लान बनवाएं, और फिर उसके हिसाब से चलें। तो मुझे लगता है कि वो समझ में ज़्यादा आपको ठीक से आएगा। ये कहना कि नहीं आप इस तरह की डाइट लें, उस तरह की डाइट लें, जो डायबिटिक डाइट है या जो कार्बोहाइड्रेट या कहना चाहिए हाइपरटेंसिव डाइट है, वो एक अलग चीज, अलग डाइट होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उनको हमें कंट्रोल करना होता है। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। शुगर है, अगर हम ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा लेंगे तो वो शुगर बढ़ाता है, तो हमें उसको बैलेंस करना होता है। तो उसी तरह से इसमें अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डाइट में सिर्फ आपको बैलेंस डाइट लेने की बात ज्यादा सोचनी चाहिए। और आपके मुकेश जी, दूध में प्रोटीन कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी होता है या जाखर राज जाखर जी कह रहे हैं कि दूध के अंदर प्रोटीन होता है, यस, लेकिन उसकी मात्रा ठीक होती है। दूध में कैल्शियम होता है, तो इसलिए आपको कैल्शियम के लिए दूध लेना है। ये नहीं लेना कि प्रोटीन के लिए ले रहे हैं, आप कैल्शियम के लिए ले रहे हैं। दूध का सेवन करना अच्छा है, और दूध से बनी हुई या जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। बार बार वही क्वेश्चन आता है कि एएस कैन बी क्योर्ड। प्रॉब्लम वही है कि हम सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं ये खत्म हो जाए। हमें ये समझना चाहिए कि, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यक्ति, जैसे मेरा भी कद 5 फीट 5 फीट 4 इंच है। तो मेरी इच्छा तो है कि भाई ठीक है 5 फीट 11 इंच होना चाहिए था एकदम, लेकिन जेनेटिकली मेरा फिक्स हुआ कि मैं 5 फीट 4 इंच हूँगा। अब मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूं, तो आपको मार्केट जाएंगे तो मार्केट में आपको मिल जाएंगे कि आप ये ग्रोथ हार्मोन लो, ये करो वो करो। बच्चों में आजकल काफी वो करते हैं, लेकिन वो जेनेटिक का भी तो कुछ रोल है ना। आप ये समझिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीन्स डिफाइन करते हैं, है ना। उसमें कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ एबनॉर्मल होती हैं। उसके साथ में हमें जीना आना चाहिए, उससे हम लड़ नहीं सकते। अगर लड़ोगे तो हम जितना हम अपने आप से लड़ेंगे या जेनेटिक से लड़ेंगे, हम खुद अपने आप को परेशान करेंगे। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि कुछ चीजों के साथ में आपको जीना है ना, तभी आप मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे से जी सकते हैं, है ना। ये क्यों मान लेना कि नहीं ऐसे जैसे मेरा स्पेक्स है, अभी स्पेक्स लगा हुआ है। बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि स्पेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेक्स लगने के बाद में लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं सोचता रहूं कि मेरे को क्यों स्पेक्स लगा, मेरे आंख ठीक नहीं है या मेरी आंखें कमजोर हैं, तो मैं अपने आप में एक फोबिया, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस लेके आ जाऊंगा और लाइफ अपनी बेकार कर लूंगा। लेकिन इसको स्पेक्स लगाने के बाद में अगर मैं अपनी जिंदगी ठीक से चला रहा हूँ, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है, तो रॉन्ग क्या है इसमें, गलत क्या है? ये है मेरे साथ में। अब ये सोचें कि नहीं जी मेरी आंख ठीक हो जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है। ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं, और इतने सारे लोग जो स्पेक्स लगाते हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, है ना। उसके लिए दोष ठहराना कुछ तो गलत है। मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ लें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ में हमें जीना पड़ता है, और जीने अच्छे से जीना चाहिए। तो कैसे अच्छे से जीना चाहिए वो हमें सीखना है। और किसी का, भाई का प्रश्न? और COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट कैन गेट नेगेटिव विदाउट वैक्सीन? डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको बताया, ये शरत कुमार पति साहब ने पूछा है कि अगर पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव कैसे होता है बिना वैक्सीन के। जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें वायरसेस होते हैं, और जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो यहाँ से सैंपल लेते हैं, उसके नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब लेकर, और टेस्ट करते हैं, उसमें पीसीआर से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें वायरस है या नहीं है, और वो पॉजिटिव आता है। लेकिन हमारा जैसे ही इन्फेक्शन होता है
तुरंत हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है और फिर वो उसको खत्म करने की या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो उसमें कम से कम हमारे को एक हफ्ते से 10 दिन लगते हैं। तो ये देखा गया कि जो लोग पॉजिटिव आते हैं वो 10 दिन के अंदर अंदर नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम दोबारा उनका टेस्ट करते हैं वो तो नेगेटिव हो जाता है और वो फिर आराम से रिकवर भी कर जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 95% of the time they are going to be negative, they will be normal, so nothing to worry about it. Then Mukesh ji, can you send me the properly diet plan? मुकेश जी से पूछिए फिर वो अगर डाइट प्लान भेज सके तो दैट वुड बी नाइस. वेलकम. या अल्कोहल इनटेक इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन. यस, मैंने जैसे आपको बताया चंद्र मोहन राणा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल लेने से आपके जो बोन्स हैं या जो आपके जॉइंट्स हैं उन पे क्या क्या असर पड़ता है. तो अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो वो जो डैमेजिंग चीजें हैं, डैमेज जो होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, वो नहीं होगा. तो अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है. और जितना आप ज्यादा लेंगे वो लीवर में इफेक्ट करता है फिर. और उसके वो है सोशल ड्रिंकिंग. एज ए डॉक्टर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप लें, लेकिन सोशल ड्रिंकिंग या सोशल गैदरिंग के अंदर कोई व्यक्ति एक आध बार अगर लेता है तो उसकी मर्जी है या एक कस्टम के हिसाब से या जो उसका कल्चर अलाउ करता है उसके हिसाब से. अदरवाइज आपका आंसर मुझे लगता है कि मिल गया होगा कि क्या मैं कहने की बात कर रहा हूँ. कि इट इज ऑलवेज गुड नॉट टू टेक, बट if it is compulsory to take, then you have to take only just one pack, है ना, maximum 1 or 2 pack, not more than, not daily, you know. So that is what, because effect, बहुत सारी थ्योरी आपको मिल जाएंगी कि नहीं 2 पैक लेने से आपको ये फायदे होते हैं वो होते हैं. नहीं, ऐसे कोई ऐसे एविडेंस नहीं होते कि जो अल्कोहल किसी भी लेवल पर डेली लेने से आपको फायदा होगा. अगर आप उसको ऐसे इंजॉयमेंट और ऐसे ऐसे फूड लेते हैं कभी कभी, तो वो कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज. अदरवाइज इट कैन बिकम हैबिट, एंड दिस अल्कोहल इज द कॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. एंड उसका इफेक्ट जो 1 पैक या 2 पैक में लगातार 1 महीने तक आता है वो फिर नेक्स्ट महीने नहीं आता. उसका बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं होता. तो अल्टीमेटली यू आर पेइंग मनी फॉर गेटिंग नथिंग, यू नो. आपको कोई उससे इफेक्ट ही नहीं आएगा आफ्टर. अगर 1 महीने बाद आप 1 पैक ही लेते हैं, 1 महीने तक अगर आप 1 पैक लेते हैं तो उसमें 15 दिन बाद में आपको लगेगा कि शायद इसका जो इफेक्ट आता था वो आते ही नहीं. तो दिस इज द नेचर ऑफ द अल्कोहल इनटेक. देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट wasting money in those things, rather you can use that money for other things. राज जाखर कहते हैं किसी को पता है कि कोई बता सकता है कि ये बीमारी किसी एक उम्र में आके रुक जाती है. ओके, ये सवाल मुझे लगता है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको सही से इसका जानकारी देंगे, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है. सर, अचानक ही लोगों का एसिम्प्टोमेटिक होना लेकिन संक्रमण से पीड़ित पाया जाना, इसके पीछे क्या कारण? अच्छा, अचानक नहीं है ये. हमें इस वायरस के बारे में कितना पता है? मुश्किल से हम 5 महीने से हम इस वायरस के बारे में जान रहे हैं. हमें उससे पहले कुछ नहीं पता था. तो जैसे जैसे हमें पता चला कि भाई ये फैलता कैसे है, फिर इससे क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, फोकस उसके ऊपर रहा. हमें लगा कि शायद जिसको साइन सिम्टम नहीं होते वो इसको फैलाता नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन बाद में जब टेस्ट हुए और स्टडीज में पता लगा नहीं, ये साइन सिम्टम पैदा होने से पहले भी इसमें जो वायरस पनप रहा होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पनप रहा होता है, और वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो साइन सिम्टम पहुंचाएगा.
उससे पहले ही वो शेड करना लगता है या निकलने लगता है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, क्योंकि हमारा साथ में बॉडी का इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट कर रहा होता है, तो अगर वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और उसके जो वायरस के जो लोड है उसको कंट्रोल कर लेता है, तो वो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक होकर नॉर्मल हो जाता है ना। तो ये एक एसिम्प्टोमेटिक हमेशा सिम्प्टोमेटिक बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे निर्भर करता है। और symptomatic, definitely, going to die, it is not. Majority of the time they are going to be normal और कम बैक। तो रिकवरी रेट बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं हम कि उसका बहुत अच्छे से रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो अंकुर शुक्ला जी, आप, मुझे लगता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाया हूँगा। सर मुझे गोल्डी कह रहे हैं, सर मुझे एएस है, जब भी मैं वॉक करता हूँ मुझे हिप में पेन होता है, चालू हो जाता है, ठीक है, जाता है, कोई मैं मेडिसिन बता दो। सर इसके लिए आप जॉइंट में प्रॉब्लम चलने पे होती है, और अगर आप नहीं चलेंगे तो वो और खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कि किस तरह की मूवमेंट और किस तरह की फिजियोथेरेपी की जरूरत है आपको, और दवाएं जो चल रही हैं उसमें कौन सी दवा आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं जब आप चलते हैं। तो क्योंकि चलना नहीं छूटना चाहिए, जो आपका मूवमेंट है वो नहीं आपका कम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। गोल्डी बता रहे 43 एज है, तो आप जरूर सलाह लें अपने डॉक्टर से, मुझे लगता है कि शायद काफ़ी फायदा हो जाएगा आपको। देन राहुल, एम्स की ओपीडी कब तक खुल सकती है? वैसे ऑर्डर तो हो गए थे कि एम्स की ओपीडी शुरू हो जाना चाहिए था, नॉर्मल चलना चाहिए था, लेकिन ये वहीं से पता चलेगा कि वो कब रेगुलर शुरू करने वाले हैं। अदरवाइज रेगुलर ओपीडी, मुझे लगता है कि एक नोटिस आया था कि जब उनको शुरू करना था, तो मुझे आपको पता करना पड़ेगा कि वो रेगुलर हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। मुकेश चंद जी पूछ रहे हैं, सर हाई ब्लड प्रेशर एएस को कितना अफेक्ट कर सकता है? हाई ब्लड प्रेशर से आपको दो एक अलग अलग डिजीज है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर आपको होगा तो डेफिनेटली आपको अ, जो जो आपकी आर्टरीज हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है, सर्कुलेशन आपका इफेक्ट होता है, और आपको फिर उसके लिए मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों मिलकर कहना चाहिए ये खतरा पैदा करती हैं आपके दिल के लिए और आर्टरीज के लिए, जो आपको सप्लाई होनी चाहिए जॉइंट्स एंड बोन के अंदर और टिश्यूज के अंदर, वो सप्लाई में थोड़ा सा परेशानी रहती है। तो कहना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्ट्रोक एंड इश्केमिक हार्ट डिजीज। तो अननेसेसरी दो डिजीज कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है, और लाइफ स्टाइल आपकी और खराब हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, तो एएस कम से कम, जो परेशानी हमें हेडेक है या फिर और दूसरी परेशानी है जो ब्लड प्रेशर से होती हैं, कम से कम वो नहीं होगी। देन खुद ही करें कि भाई पॉजिटिव टेंशन मत लो। नहीं, पॉजिटिव टेंशन तो होनी चाहिए। तेजी से यू नो स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस में एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर हमारे को स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम नहीं करते, है ना। तो एक अच्छा स्ट्रेस आपको काम के लिए उत्तेजित करता है, और एक डिस्ट्रेस जिसमें आपको काम करने की क्षमता खराब होती है। तो ध्यान रहे कि आपको पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए, है ना। तो राहुल जी, पॉजिटिव टेंशन इज ओके, नॉट द नेगेटिव वन। क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो सकता है? देखो, ये दोनों बीमारियां किसी भी रोग में हो सकती हैं और किसी को भी हो सकती है। ये कहना कि ये एएस में ज्यादा होंगी, ऐसा कोई
पता नहीं है या कोई ऐसी स्टडी नहीं शो करती। डेफिनेटली आप अगर एएस को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, साथ में आप वो एक रीज़न बनती है कि आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, इन्फेक्शन आपका खराब हो जाएगा। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स एब्नॉर्मैलिटीज़। आपको इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी ये सब होते हैं। तो इसलिए it may not be because of AS, it is because of your stress. तो just see, look at it कि ये जो है ये मेरा सच में स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर। एम्स की ओपीडी सामान्य होने में अब 1 हफ्ते का वक्त है। चले ठीक है, तो अंकुर जी को ऑलरेडी पता है। और उम्र बढ़ने के साथ दर्द भी बढ़ता है क्या? उम्र जैसे बढ़ती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ में हमारी ये जो मूवमेंट्स हैं वो भी कम होती हैं। इसीलिए एक कंसेप्ट आया है हेल्दी एजिंग का, कि आप अपनी जैसे जैसे उम्र होती है उसके साथ में अपने आप को ढालें। आप अगर सोचें कि नहीं मैं 20 साल के बच्चे की तरह मैं हमेशा चलता रहूं खेलता रहूं, ये वो नहीं हो सकता। तो जैसे उम्र होती है आपके माइंड, आपका बॉडी, आपका सारी चीजें वैसे ही चले और हम उसको हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ में रखें, इसको हम कहते हैं हेल्दी एजिंग। तो ये प्रश्न कि भाई जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो दर्द भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी हमारे साथ में, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार रखना है। तो ये एक मैसेज लास्ट में मैं देना चाहूंगा कि हमें बीमारी के साथ अब जीना है। जैसे अभी आजकल कोविड के लिए कहना शुरू कर दिया है, क्या हमें कोरोना के साथ रहना है? तो उसको कैसे सही से रह सकते हैं उस पे ध्यान दें, ना कि हम उससे ज़्यादा स्ट्रेस लें और परेशान हों। तो मुझे लगता है कि अ, आप सभी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और जो भी मैं बता पाया होऊंगा अच्छा आपको समझ में आया होगा। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना ध्यान रखें। और मैं तो अवेलेबल हूँ अंकुर से, आप कभी भी मेरा पता, मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको लगती है कि मुझे आप से सलाह लेनी है, मेरे से सलाह लेनी है, तो आप हमेशा फ़ोन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।